हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 7 का आपका एनसीईआरटी का जो है वो सोशल साइंस की है। और आज जो हम लोग देखेंगे वो चैप्टर 4 को देखेंगे। और क्लास कौन सा है? तो क्लास 7 है। इस चैप्टर में आपका चैप्टर का जो नाम है वो लिखा हुआ है मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक हम पढ़ेंगे। इन द सेंस कि आप मुग़ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आप 1526 से लेकर के आपको जितने भी मुग़ल जो राजा हुए बाद में, तो आपको क्लास 7 तक में जितने भी जानना चाहिए तो आप इस चैप्टर में देखेंगे। कौन से? क्लास 7 वाले चैप्टर में, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? तो आपका चैप्टर 4 है और क्लास 7 को देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो पहला लाइन है आपका बोल रहा है क्या कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय महाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों द्वारा संस्कृति में इतनी विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था, ठीक है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। जितने भी पूर्ववर्ती थे उससे हट के मुग़ल ने क्या किया? एक साम्राज्य की स्थापना की और वह पूरा कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। यानी कुछ समय के लिए कोई उपाय ले आए, उसके बाद ख़त्म, लेकिन इनका जो है वो लंबे समय तक चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी स्टार्टिंग में क्या होता है कि इन्होंने दिल्ली और आगरा के से अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। कब? तो 17वीं शताब्दी में, ठीक है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए गए हैं वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे, ठीक है। यानी पतन होने के बाद भी टिके रहे थे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके बाद आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। और आज भारत के जो प्रधानमंत्री आपके स्वतंत्र दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान और मुग़ल के लाल किले की प्राचीर से जो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि आपका जो लाल किला से 26 जनवरी 15 अगस्त से भी आपको संबोधन किया जाता है, ठीक है। बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सेम ही दिखता है। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ये लाल किला की फ़ोटो है, ठीक है। ये क्या है? चित्र 1 जो है, आप लाल किला को देख लीजिए। मैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जा करके देखिएगा। बहुत सुंदर है और सेम टू सेम ऐसा ही व्यू भी आपको देखने के। इधर से आपको एंट्री होती है और बड़ी सी किला है जो अंदर से जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है कि मुग़ल कौन थे। मुग़ल के बारे में सबसे पहले अगर आप किसी को जानना चाहेंगे तो उसके बेसिक को तो जानेंगे ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मुग़ल कौन थे। मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, ठीक है। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, ठीक है। और वो उनके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से ईरान, इराक और तुर्की के शासक जो तैमूर था, जिसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1404 में हो जाती। किसकी? तो तैमूर की के वंशज थे, ठीक है। ये तो देख लिए पिता की तरफ से। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, ठीक है। यहाँ जो बात किया जा रहा है मतलब मार करके वो बहुत तहस नहस किया था चंगेज खान ने, ठीक है। ये स्मृति मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने का गर्व का अनुभव करते थे, ठीक है। यानी वो मतलब बोलते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं, तो उनको क्या होता था? गर्व होता था। किसकी तरफ से? तो पिता की तरफ से, ठीक है। इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो कब? तो 1398 में, ठीक है। उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया है। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। ये देखिए ये पूरा मुग़ल फौज अभियान का पर है। यानी जब वो जाते थे तो घोड़े होते थे, उसके अलावा सैनिक है और आपका क्या है कि हाथी भी होते थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। आपका अगला क्या बोल रहा है कि मुग़ल सैन्य अभियान की बात देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है तो प्रथम मुग़ल शासक जो था वो बाबर था, ठीक है। कब से कब तक उसका टाइम पीरियड है?
तो 1526 से लेकर के 1530 तक ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसका उम्र केवल कितने साल था? बाबर का उम्र सिर्फ 12 साल था। सोचिए 12 साल में हम लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते रहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, उसके अलावा क्या है कि मंगोलों की दूसरी शाखा जो उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गति छोड़नी पड़ी थी, यानी मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी उज्बेक थी, तो उसमें क्या हुआ था कि उज्बेकों के आक्रमण से इसका जो पैतृक गति था बाबर ने छोड़ दिया था, ठीक है। क्योंकि छोड़ना पड़ा था। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर क्या किया कि कब्जा कर लिया। कब? तो 1504 में। और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। कौन? तो बाबर, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है। तो तोप है, उसके अलावा सैनिक है जो अपना जितने भी हथियार वगैरह है, झंडा वगैरह लिए हुए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि चित्र 3 की बात की जा रही है। तो चित्र 3 में क्या है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी पहली बार इस्तेमाल हुआ था। कब? तो 16वीं शताब्दी में क्या होता है? तोप और गोलीबारी हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहले लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काबुल से बात किया जा रहा है। तो काबुल है आपका, ये क्या है? तो ये आपका काबुल है, कंधार है, श्रीनगर है, कश्मीर 1586 में, उसी तरह लाहौर, पंजाब, दिल्ली, अंबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, रणथंभौर को कब जीता था? 1569 में, ठीक है। अलग अलग राजाओं ने जीता था। अजमेर को और का जो चित्तौड़ है वो 1568 में, गुजरात तो 1572 में, और मालवा जो है 1561 में, आपका पटना 1574 में, ठीक है। मार्क दिया हुआ है। और देखिए पटना के समय ही क्या होता है कि बंगाल को भी जीता जाता है, ईयर वही है, ठीक है। मालवा 1561 में, रणथंभौर 1569 में, बरार है अहमदनगर, और ये जो है बीजापुर और गोलकुंडा का ये जो है 1687 में, ठीक है। तो ये आपका है वो आपका दिया हुआ है कि अकबर का शासन 1605 में, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जितना भी आपको हल्का जो लाइट पिंक दिख रहा है ना, ये सब किसके समय का है? तो आपका है ये सब है अकबर के टाइम का, ठीक है। यहाँ से लेकर के आपका और जो है वो अकबर के टाइम का, ठीक है। 1605 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, ठीक है। यहाँ देखिए मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, यानी बड़ा पुत्र राजा नहीं बनता था, ऐसा कोई नहीं था, ठीक है। जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र अपना पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, ठीक है। इसके विपरीत क्या होता है कि उत्तराधिकारी में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, यानी ज्येष्ठ पुत्र ही वो राजा नहीं बनता था। वो क्या कौन सी प्रथा अपनाते थे? सहदायत की प्रथा, यानी छोटे भी बन सकते हैं। जैसे उत्तराधिकारी का विवाह समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, यानी कहने का मतलब कि एक ही को नहीं दिया जाता था, सारी पुत्रों को कुछ कुछ दे दिया जाता था। उनके अनुसार जो था उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायत, ठीक है। हम लोगों से राय मांगी जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए मुगलों के अन्य शासकों के संबंध के बारे में देखते हैं। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को क्या किया? स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो उनके कई शासकों ने स्वेच्छा से ही उनकी सत्ता क्या की? स्वीकार कर ली, क्योंकि कौन लड़े और कौन मरे? ऐसा तो हो नहीं सकता था कि युद्ध हो और किसी को क्षति ना हो, तो हमेशा बलवान लोग ही जीतते हैं, ठीक है। राजपूत इनका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों की विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, और परंतु कईयों ने विरोध भी किया। कितनों ने पुत्रियों का विवाह नहीं किया और विरोध भी किया। देखिए राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ की बात की जा रही है। तो जहांगीर की जो माँ थी, माँ कछवाहा की राजकुमारी थी, ठीक है। वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर जो है कि राजपूत शासकों की पुत्री थी, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपके जो बोला जा रहा है कि वह ये तो कछवाहा राजकुमारी थी, शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ जो थी राठौर राजकुमारी थी, ठीक है। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासकों की पुत्री थी, यानी मारवाड़ की राजपूत जो शासक थे उनकी पुत्री थी। कौन? राठौर थी, जो आपकी शाहजहाँ की माँ थी। और जहांगीर की माँ जो कछवाहा राजकुमारी थी,
जो आपकी अंबर यानी जयपुर को कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला, देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, कह रहा है क्या कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्होंने जागीरे वतन यानी जो थी वतन जागीरों के रूप में वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल जो थे वो भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। ठीक है, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, यानी ऐसा हर बार नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आएगा और बेइज्जत करेगा ही। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मनसबदार और जागीरदार की बात की जा रही है। तो यहाँ क्या है कि जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए तो वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। ठीक है, यानी सामाजिक समूहों को वो नियुक्त करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शुरू में ज़्यादातर जो सरदार थे वो क्या थे, ज़्यादातर सरदार, उसके अलावा तुर्की यानी तुर्रानी थे। ठीक है, यानी जो सरदार थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों और मराठों अन्य समूहों को सम्मिलित किया। बाद में स्टार्टिंग में तो वो लोग सरदारों को करते थे, लेकिन बाद में अन्य को भी करने लगे। ठीक है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर शाह जो होते तो मनसबदार कहलाए। ठीक है, मनसबदार का जो शब्द का प्रयोग जो किया जाता था ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए आपको देखा जाता है पद दे दिया जाता था, वेतन होता था और तीसरा जो था सैन्य दायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर किया जाता था, यानी पद और वेतन का जो निर्धारण होता था वो जात की संख्या पर किया जाता था। ठीक है, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी ठीक है अधिक होती थी जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, यानी ज़्यादा जात तो आपकी इज्जत भी ज़्यादा बढ़ेगी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है, चलिए, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, यहाँ देखिए जो बात किया जा रहा है तो मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों को के घोड़े को दगवाते थे। ठीक है, मनसबदार जो थे वो अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे। ठीक है, सैनिकों को पंजीकरण कराया जाता था। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है, यानी हाँ आप रजिस्टर हो गए इस टाइप का। ठीक है, देखिए मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर उनको दिया जाता था, जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान होती थी। परंतु मनसबदार जो थे मुक्तियों से भिन्न होते थे, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। ठीक है, और न ही उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है, प्रशासन भी वो नहीं करते थे, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। ठीक है, जो उनको दिया जाता था जागीर तो नौकरों के थ्रू अपना वो एकत्रित करा लेते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है जात की श्रेणियों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दे रहा है कि 5000 जात वाले अभिजातों को 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। ठीक है, यानी 5000 जो थे वो 1000 से ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। ठीक है, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। ठीक है, यानी 29 मनसबदार थे। ठीक है, उसी तरह से आपके जो थे वो अंग्रेज़ों के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितने हो गए, तो 89 हो गए। ठीक है, ये 79 हो गए, 79 यानी 80 से एक कम। क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? हाँ, तो ये तो हुआ ही। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया था ना, अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये पूरा युद्ध में जब वो लोग जाते थे, बीच में राजा रहते थे, आगे पीछे दोनों सैनिक रहते थे। ठीक है, या फिर सेनापति जो भी रहते हैं, तो इस तरह से आप देखिए कितना सारा पूरे तीर धनुष लेकर के उस समय जो समय चलता था। ठीक है, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर, ठीक है मनसबदार है, ठीक है, वो अभियान पे युद्ध करने के लिए गए हैं।
ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो आपके अकबर के शासनकाल में। ठीक है, आपका आकलन किया जाता था, और ताकि इनका राजस्व मनसबदारों के वेतन के क्या किया जाता था, तकरीबन बराबर रहे, मनसबदारों के बराबर भी ही रहने के लिए बात किया जाता था। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल रहा है कि औरंगजेब के शासन काल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। ठीक है, और जब औरंगजेब का जब टाइम आता था तो अब क्या होता था कि राजस्व मनसबदारों के वेतन से बहुत कम होने लगा। ठीक है, मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण वो जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होगा तो मिलने में आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा, सबको देना है ना। देखिए इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हुई, और फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर वह कोशिश करते थे कि वह जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। ठीक है, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, यानी जितने भी पैसा जितना वसूल करना है कर लीजिए, क्योंकि नियंत्रण ही नहीं रख पाया था औरंगजेब। देखिए जब्त और जमींदार की बात की जा रही है, तो बोल रहा है क्या कि मुगलों की आमदनी का मुख्य साधन जो था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। किसको? तो मुगलों को जो आमदनी होती थी। ठीक है, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखियाओं या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व वो देते थे। ठीक है, तो किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो। मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अकबर के राजस्व टोडरमल जो था, राजस्व मंत्री जो था वो कौन था? तो टोडरमल था। 10 साल उसका टाइम पीरियड की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। ठीक है, यानी वो मतलब 10 साल का सर्वेक्षण किया जाता था किसकी की तरफ से? तो ये टोडरमल की तरफ से किया जाता था। और क्या था? तो राजस्व मंत्री था। 10 साल के लिए कालावधि के लिए ये सब था। तो देखिए ये क्या होता था कि आपका 1570 से लेकर के 1580 तक के लिए किया जाता था, यानी कि 10 साल का कि कृषि का कितना पैदावार होगा, क्या कीमत रखा जाएगा, कृषि कौन सी भूमि जो है वो कितनी उपजाऊ है, कौन सी नहीं है, तो इस पर भी वो ध्यान रखता था टोडरमल की तरफ से। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसलों पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया जाता था। यानी कर क्या? तो राजस्व। प्रत्येक सूबा यानी सूबा क्या आता था? प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा जाता था। यानी प्रांतों को क्या बांटा जाता था? तो मंडलों में बांटा जाता था, और प्रत्येक की हर फसल के राजस्व दर की अलग सूची बनाई जाती थी। ठीक है, राजस्व प्राप्त करने की इस सूची को क्या कहते हैं? जब्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब्त कहते हैं। कहा जाता था कि यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। ठीक है, तो बंगाल और जो आपका गुजरात और बंगाल का जो था वो संभव नहीं हो पाया था इस तरह का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे, और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल सम्राट के स्थायित्व को चुनौती दी थी। यानी जब वो लोग चुनौती देने लगते थे और आपका युद्ध करने लगते थे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरा की बात किया जा रहा है, जहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। आपको क्या है कि भ्रष्ट अफसर रिश्वत ले रहा है और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सजा दे रहा है, डंडा से मार रहा है, और एक भ्रष्ट है। ठीक है, देख रहे हैं ये ले रहा है, ये भ्रष्ट आदमी है। ठीक है, और ये क्या है कि तो एक जो है गरीब, देखिए कितनी हड्डी उड्डी निकली हुई बेचारी गरीब, और उसको डंडा मार रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, रहेगा तभी तो कोई पैसा देगा ना। तो देखिए यहाँ पे ये जहांगीर के समय नहीं, ये शाहजहां के समय की चित्रण किया जा रहा है। ठीक है, आइए अगले देखते हैं क्या है कि यहाँ पे जो है अकबर बैठा हुआ है। इसके देखिए अब वजह से अकबर नामा लेते हुए अकबर। ठीक है, यहाँ पे चित्र
दिखाया गया। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका अकबर है और ये अबुल फजल है और ये अकबरनामा इनको दे रहे हैं अकबर को। ठीक है, चलिए देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासन काल का इतिहास लिखे। किसने दिया, तो अकबर ने दिया था, अपने मित्र भी था और दरबार में रहता भी था। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अपनी पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, पूछता है कि पहली जिल्द में क्या है, तो अकबर के पूर्वजों का है। और दूसरी जिल्द में क्या है, तो शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, यानी अकबर के टाइम में जो जो घटना हुई थी। तीसरी जिल्द में क्या है, तो आईने अकबरी। ठीक है, आपका तीसरा में क्या है, तो इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन मिला है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों हो गया, पैदावार हो गया, कीमतों, उसके अलावा मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। ठीक है, तो मजदूरी का जो भी राजस्व दिया जाता था उसका विवरण भी होता था उस समय। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे जो बता रहा है कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव, यानी जो उसकी पत्नी थी उनका देखते हैं। तो जब जहांगीर राजा बनता है तो देखिए क्या होता है कि महमूद ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1611 में। और उसे नूरजहाँ का खिताब दिया था, किसने, तो जहांगीर ने दिया था। ठीक है, नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही थी। ठीक है, नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, नूरजहाँ के सम्मान में। और एक और स्वयं के किताब उत्कीर्ण थे। ठीक है, अपने लिए भी उत्कीर्ण कराए। दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे लाइन में दिया हुआ है जो यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो बाई ओर दिया गया दस्तावेज जो है नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। चकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहाँ बादशाह बेगम का आदेश है। ठीक है, गोल मोहर के अनुसार शाह जो है जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ जो है वो बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, यानी ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए पूरा जो है ये अपना उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए यहाँ नूरजहाँ का फरमान दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है जो नूरजहाँ का फरमान है। देखिए अब हम लोग तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो उर्दू जानते होंगे तो बेशक पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुलह कुल की बात की जा रही है, तो इसमें क्या बोला, अकबर की सुलह कुल की नीति, उनकी नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। किसका है, तो अकबर का है सुलह कुल, लेकिन वर्णन किसने किया है, तो जहांगीर ने। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए इसके विशाल साम्राज्य में किसी चारों ओर की सीमाएं केवल समूह से ही निर्धारित होती थी। विरोधी धर्मों के अनुयायी और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। ठीक है, यहाँ सहिष्णु असहिष्णु का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। ठीक है, यानी जहांगीर के टाइम पे भी ऐसा होता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 17वीं शताब्दी में और इसके बाद मुग़ल साम्राज्य की बात की जा रही है। तो मुग़ल साम्राज्य और प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों का वर्णित होता है, परंतु यही यात्रा इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर के मिश्रित रह गए। ठीक है, यानी मतलब वो भी डर गए थे। ठीक है, कि मतलब इस तरह का क्या है, परंतु यही यात्री इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाला दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए थे। यानी जो दरबारी आए होंगे तो दरिद्रता भी रहा होगा, तो उसको देखकर के आश्चर्य हुआ। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि
ऐसे मनसबदार जिनकी उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे जिनके पास कितने मनसबदार थे, 8000 का उच्च पद जिसको मिला था, तो सिर्फ 445 से थी जिनको मनसबदार कितने थे, 8000 का मिलता था, उसकी संख्या कितनी थी, तो 445 ही थे। कुछ मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% थी जो छोटे मनसबदार थे। ठीक है, साम्राज्यों के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके या परिवारों के वेतन के रूप में दिए जाते थे। ठीक है, राजस्व जो दिए जाते थे। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो मुगल साम्राज्य और उनके मनसबदारों अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। ठीक है, यानी जो मनसबदार की आय का बहुत बड़ा जो भाग था, जो था, सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग जो वेतन देने पे या वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, इसलिए वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे। ठीक है, और देखिए क्या होता था कि परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बहुत कम बचता था, क्योंकि वो उनके पास उतना राजस्व था ही नहीं। देखिए इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। अन्य पैसा रहेगा तब तो निवेश करेंगे ना। देखिए यहाँ क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह और व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे, जो जिनके पास पैसा रहता था। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल रहा है कि मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। तो किस वर्ग में, तो कुलीन वर्ग में, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। कौन, तो कुलीन वर्ग। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता का पतन होने की ओर बढ़ने लगा है, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यानी अब कौन हो गए, तो आपके जो अलग जो आपके कुलीन वर्ग थे वो पावरफुल होने लगे। ठीक है, इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। ठीक है, बाद में क्या है कि मुगल सम्राट जो है जो देखिए क्या है कि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। ठीक है, कि ठीक है आप मुगल सम्राट हैं तो आप राजा रहिए, लेकिन हम भी क्या है, पावरफुल रहेंगे। ठीक है, अगला क्या है कि तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, यानी बहुत सारे आज़ाद भी हो चुके थे, अपना शासन करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वो आपका मैंने चैप्टर 8 करा दिया है, और आपका चैप्टर 8 नहीं, सॉरी, मैंने चैप्टर 4 करा दिया है। आपका चैप्टर 4 है, मैंने 8 बोल दिया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 4 हो गया, और NCERT जो क्लास 7 की सोशल साइंस की आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।